देखिए अपन विशेष परिस्थितियों में पहला केस पढ़ चुके थे कि जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो यानी एक दूसरे के समानांतर हो तो उसमें परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर आ रहा था और जो उस परिणामी सदिश की दिशा थी वो दोनों सदिशों की दिशा के क्या थी, अनुदिश थी। ये अपन ने फर्स्ट केस पढ़ लिया था। केस नंबर सेकंड की अगर अपन बात करें, केस नंबर सेकंड ये कह दें कि P वेक्टर और Q वेक्टर परस्पर लंबवत हो यानी दोनों सदिश कैसे हो, परस्पर लंबवत हो। तो देखो यूं आप कह सकते हैं दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो तो यानी कि यूं कह सकते हैं आप P वेक्टर परपेंडिकुलर Q वेक्टर, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसके लिए देखो पहले अपन परिणामी सदिश का परिमाण देखें तो R इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा से। अगर इस फॉर्मूले से अगर अपन देखते हैं तो देखिए R इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस 90, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखनी है आपको। चूंकि कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0, इसलिए परिणामी सदिश का परिमाण कैपिटल R इज इक्वल टू हो गया है रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये लीजिए, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। यानी जब दो सदिश राशियां परस्पर लंबवत होती हैं तो उनके परिणामी जो सदिश है उसका जो परिमाण है कैपिटल R इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होगा। आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। और अगर इसमें अगर अल्फा की वैल्यू देखें तो अब देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कोस थीटा से। अगर इस फॉर्मूले से अगर अपन इसे देखते हैं तो देखिए अपने पास जो वैल्यू इससे आएगी tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कोस थीटा से। तो देखो भाई ये आ जाएगा tan अल्फा Q, थीटा की वैल्यू रखेंगे आप 90 डिग्री, P प्लस Q कोस 90। इससे आगे की स्टेप्स भाई मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, यहां के बाद की स्टेप्स को मैं यहां ले रहा हूं। तो देखें चूंकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 0 यानी 0, इसलिए मेरे पास इक्वेशन में आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1 यानी क्या रह गया है Q, फिर आ जाए नीचे ये P है तो ये हो गया है P प्लस कोस 90 का मान 0 है तो ये लो, ये तो पूरा 0 हो गया। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन में P, या आप इसे कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q अपॉन में P। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 7। ये मेरे पास अल्फा ज्ञात करने का फॉर्मूला और आ गया है। यानी जब दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो ऐसी स्थिति में अल्फा का मान Q और P की वैल्यू पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। यहां अपने पास R भी आ गया। दो केस अपन ने जान लिए हैं। अब अपन तीसरा केस इसमें पढ़ेंगे कि जब दोनों सदिश परस्पर कैसे हो, विपरीत हो, यानी इनके मध्य का कोण थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो। तो देखिएगा नंबर थर्ड केस में दो केस अपन जान चुके हैं। अब अपन तीसरे केस की अपन बात करते हैं। सदिशों के योग के अंदर अपन ने दो केस अपन ने जान लिए हैं। अब अपन बात कर रहे हैं नंबर थर्ड केस की। तो देखिएगा नंबर थर्ड केस में क्या कह दूं,
पी वेक्टर व क्यू वेक्टर परस्पर विपरीत हो। जब दोनों सदिश, कौन से हैं दोनों सदिश, पी वेक्टर व क्यू वेक्टर परस्पर विपरीत हो। जब दोनों सदिश यानी पी वेक्टर व क्यू वेक्टर परस्पर कैसे हों, विपरीत हो, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो, यानी परस्पर विपरीत होने का मतलब थीटा कितना है, 180 डिग्री हो। तो देखिएगा, पहले अपन आर देखेंगे, परिणामी सदिश का परिमाण, कैपिटल आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा से, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 180 डिग्री। और कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो है आपके पास माइनस में। देखिए, चूंकि कोस 180 इज इक्वल टू क्या होता है, -1, तो ये कैपिटल आर इज इक्वल टू इक्वेशन हो गई है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये -1 तो ये माइनस में हो गया है 2pq, और इसे आप लिख सकते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू रूट ऑफ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, वो यही होगा। अगर ऐसा है तो ये हो गया है कैपिटल आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और ये है कैपिटल आर की मिनिमम वैल्यू, और इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 8। तो आपने क्या देखा कि कैपिटल आर का जो मैक्सिमम मान आया था, यानी परिणामी सदिश का जो परिमाण था, वो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या था, पी प्लस क्यू था, यानी कि जब एक ही दिशा में थे सदिश। और सबसे कम मान कब आया, मिनिमम, जबकि ये विपरीत दिशा में, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू है, तो मिनिमम वैल्यू अपने पास ये आ गई है। अब इसी स्थिति के अंदर अगर अपन अल्फा की गणना करना चाहें तो देखो अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या आएगी। तो देखिए, अल्फा की अगर अपन गणना करें तो देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू कोस थीटा से। यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू देखता हूं तो देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है कही है मैंने, 180, पी प्लस क्यू कोस 180, भाई कोस 180 तो -1 होता है, लेकिन साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया है, 0 डिग्री आ गया है। लेकिन इसमें दो संभावनाएं अपने पास आती हैं। अगर P इज ग्रेटर देन Q हो तो अल्फा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री, एवं P इज लेस देन Q हो तो P इज लेस देन क्या हो, Q हो तो ऐसी स्थिति के अंदर अल्फा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये लीजिए, तो ये अपने पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई, दिशा भी आ गई। रिजल्ट क्या आ गया, अपन यूं कह सकते हैं जब दो सदिश परस्पर विपरीत दिशाओं में होते हैं तब परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर के क्या होता है, तुल्य होता है। तो इसको अपन स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, जब तक आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए क्या क्या अपन कह सकते हैं, अर्थात यूं कहा जा सकता है कि जब दो सदिश परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात
जब दो सदिश परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात जब दो सदिश परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं तब परिणामी सदिश का परिमाण, तब परिणामी सदिश का परिमाण, तब परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर के तुल्य होगा। तब परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर के तुल्य होगा। दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर के तुल्य होगा एवं परिणामी सदिश की दिशा बड़े सदिश की ओर होगी। एवं परिणामी सदिश की दिशा बड़े सदिश की ओर होगी। ये लो, ये अपन ने रिजल्ट देख लिया। अब अगर मैं इसकी बात करना चाहूं रेंज की, कि भाई परिणामी सदिश का जो परिमाण है उसकी रेंज क्या होगी, तो आपने देखा मिनिमम वैल्यू तो p माइनस क्यू थी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, p प्लस क्यू आई है। यानी कि p माइनस क्यू और p प्लस क्यू के बीच में ही r की क्या होगी, वैल्यू आएगी अपने पास। तो अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, यानी कि इसके परास की बात करूं कि भाई कहां से कहां तक होगा परिणामी सदिश का परिमाण, तो देखिएगा r मिनिमम से यूं कह सकता हूं मैं r, फिर ये r मैक्सिमम तक। बस यही तो है कि मिनिमम से मैक्सिमम, यही इसकी रेंज होगी। किसकी रेंज होगी, परिणामी सदिश के परिमाण की। यही अपने पास अगर रेंज होती है तो अब आप इसी में आगे देखें कि मिनिमम कितना आया था मेरे पास, p माइनस क्यू था, बिल्कुल यही था। इससे r, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम क्या था, p प्लस क्यू था। तो आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब जो r है उसकी वैल्यू अधिक होगी या यूं कह सकते हैं p माइनस क्यू के, यानी p माइनस क्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी या उसके क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन p प्लस क्यू से क्या होगी, कम होगी अथवा उसके बराबर होगी। ये इसके परिणामी सदिश के परिमाण की अपने पास क्या आ गई, रेंज आ गई, या क्या कह सकते हैं अपन इसे, इसकी परास आ गई है। तो देखिए 3 केस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला केस जो अपन ने कंप्लीट किया वो केस ये था कि जब दोनों सदिश परस्पर समानांतर हैं, यानी कि एक ही दिशा में हैं, तो वहां अपने पास परिणामी सदिश का परिमाण कैसा आ रहा था, मैक्सिमम आ रहा था। दूसरा केस अपन ने कंप्लीट किया कि जब दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तब परिणामी सदिश का जो परिमाण मेरे पास आया था कैपिटल R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर, कैपिटल R इज इक्वल टू, जब परस्पर लंबवत थे कैपिटल R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आया था। तीसरा केस जब सदिश परस्पर विपरीत दिशा में है तो कैपिटल R इज इक्वल टू p माइनस क्यू, यानी कि मिनिमम वैल्यू मेरे पास उसमें आ गई थी। यहां तक मेरे पास समीकरण तक मैंने 8 तक निकाल दी थी। चौथा और लास्ट केस जो अपन जानेंगे वो ये जानेंगे कि अगर दोनों सदिशों का परिमाण समान दे रखा हो, यानी कि Q का मान P के बराबर हो या P का मान Q के बराबर हो, परिमाण समान है लेकिन उनके बीच का कोण क्या दिया हुआ है, थीटा। अभी तक के केस में तो क्या थे, परिमाण अलग अलग थे P और Q, और थीटा वेरी कर रहा था, थीटा चेंज हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि थीटा का मान समान रख दिया है और P और Q का, सॉरी, थीटा का मान वेरी कर दिया है और P और Q का मान क्या कर दिया है, समान कर दिया है। तो फोर्थ और लास्ट केस अपन और इसका जानते हैं।
अपन ने इसकी रेंज भी देख ली कि परिणामी सदिश के परिमाण की रेंज क्या होगी। तो ध्यान रहे r का मान p माइनस क्यू से ज्यादा या उसके बराबर होगा और p प्लस क्यू के से कम या उसके क्या होगा, बराबर होगा। ये इसमें करेक्ट होगा। ये आपको याद रखना है कि r की जो वैल्यू होगी p माइनस क्यू के बराबर या उससे अधिक और p प्लस क्यू से क्या होगी, कम या उसके बराबर, यानी p प्लस क्यू से ज्यादा नहीं होगी। तो देखिए अपन ने परिणामी सदिश के परिमाण की रेंज अपन ने देख ली थी कि ये जो रेंज थी p माइनस क्यू जो है, p माइनस जो q है इससे तो क्या थी, ज्यादा थी या उसके बराबर थी, लेकिन p प्लस क्यू से क्या थी, कम थी या उसके बराबर थी। ये अपने पास रेंज आ चुकी थी। 3 केसों से अपन ने ये बात जान ली थी। नंबर 4th और लास्ट केस अपन जो जान रहे हैं वो ये जान रहे हैं कि अगर दोनों सदिशों का परिमाण समान हो और इनके मध्य का कोण थीटा हो। तो देखो समान परिमाण के दो सदिश थीटा कोण पर हो तो ऐसी स्थिति में, अर्थात यूं मैं कह सकता हूं कि p वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू q वेक्टर का परिमाण एवं p वेक्टर व q वेक्टर का मध्य का कोण थीटा एवं p वेक्टर व q वेक्टर के मध्य का कोण इज इक्वल टू थीटा। तो देखो तो मैं इसके अंदर कैपिटल R की वैल्यू पहले ज्ञात करता हूं। देखो रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq कोस थीटा से। भाई यही तो मेरे पास फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें देखता हूं तो देखो भाई रूट ऑफ p की वैल्यू में p रहने दे रहा हूं, q की वैल्यू p के इक्वल रख दी है मैंने, प्लस 2pp cos थीटा। ये का यही फॉर्मूला या यूं कह सकते हैं एज इट ऐसी डेरिवेशन आपके 12th में प्रकाश के व्यतिकरण का जो गणितीय विश्लेषण है, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, वहां ये चीज आपके काम आएगी। एज इट ये कि यही डेरिवेशन उपयोग में आएगी वहां। अब देखिए p स्क्वायर ये हो गया है 2p स्क्वायर और ये हो गया है 2p का स्क्वायर pp cos थीटा। इसी समीकरण को मैं अब आगे क्या कह सकता हूं कि 2p का स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ गया है, तो ये हो गया है 1 प्लस cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहां एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि 1 प्लस cos थीटा, चूंकि 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, ये 12th में कई जगह काम आएगा आपके, अल्टरनेटिंग करंट में भी यूज होगा, कम्युनिकेशन में भी यूज होगा। इसके अलावा ये व्यतिकरण वाला जो टॉपिक है उसमें भी ये फॉर्मूले का यूज होगा कि 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो देखो इसलिए r इज इक्वल टू रूट ऑफ 2p का स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान रहे 2 से 2 कैंसिल मत कर देना क्योंकि थीटा अपॉन में 2 है। तो यहां मेरे पास इससे आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां इस तरफ लिख रहा हूं, इससे आगे की स्टेप को मैं इस तरफ लिख रहा हूं। तो यहां आप देखेंगे कि यहां पर 2 इंटू 2 ये तो हो गया है 4, यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू, देखो ये तो हो गया 4 का रूट कितना बन जाएगा 2, p स्क्वायर का क्या रह गया है p, फिर आ जाओ cos स्क्वायर का रह गया है cos और ये है थीटा बाई 2। ये परिणामी सदिश के परिमाण का मेरे पास क्या आ गया है, फाइनल फॉर्मूला आ गया है।
यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू 2p कोस थीटा बाई 2। इक्वेशन नंबर ये आ गई है मेरे पास 9। ये लो, अगर दो सदिश समान परिमाण के हों तो आप सीधा इस फॉर्मूले का यूज करें, क्वेश्चन फटाफट से आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर मुझे इसी में एंगल को फाइंड आउट करना है तब देखें, आप गौर कीजिएगा, जैसे ये सदिश p वेक्टर था, इसके अंदर मैंने ये q वेक्टर को जोड़ा है, ये इसका परिणामी सदिश आ गया है r वेक्टर। मैं यो भी ले सकता हूँ कि भाई q वेक्टर के अंदर मैं p वेक्टर को जोड़ रहा हूँ, यानी कि समांतर चतुर्भुज के नियम वाली स्थिति को भी मैं व्यक्त कर सकता हूँ। तो गौर कीजिए, p वेक्टर, q वेक्टर, r वेक्टर, q वेक्टर, p वेक्टर, p और q के बीच का कोण, ये जो कोण है, मैंने डेरिवेशन में इसको आगे बढ़ा करके p और q के बीच का कोण यहाँ लिया था। यहाँ मैं इसे ले लेता हूँ कि ये एंगल कितना है भाई, थीटा है। p और r के बीच का ये जो कोण है, ये कोण है कितना, अल्फा है। ये लो, अब मैं अल्फा और थीटा के मध्य मुझे क्या देखना है, इस डेरिवेशन में संबंध देखना है। तो देखिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, q साइन थीटा अपॉन में p प्लस q कोस थीटा से, यही फॉर्मूला है। अब देखिए, इससे भी मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन अपन कर रहे हैं, इसे याद रखना। बुक के अंदर, अपनी बुक के अंदर इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन इस डेरिवेशन को अलग तरीके से पेश किया हुआ है। अपन इसको पूर्णतः स्पष्ट करते हुए इसे कर रहे हैं। अब देखिएगा, Q कोण का मान कितना है भाई, थीटा ही है, तो ये तो अपन थीटा ही रखेंगे, यानी कि, लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है यहां पर, वो ये है कि Q का परिमाण, यानी Q वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू क्या है, P वेक्टर का परिमाण, और इसको मैंने क्या मान लिया भाई, P मान लिया। Q की वैल्यू भी मैं P के फॉर्म में इसे रख देता हूं। तो देखो, या इसे अपन इस तरह से लिख लेते हैं, एक स्टेप थोड़े से इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। देखो, इस तरह से कर लें, चूंकि P वेक्टर का मॉडुलस या मापांक Q वेक्टर का मॉडुलस, और इसको सबको मैंने क्या लिख दिया भाई, P लिख दिया। Q भी लिख सकता था मैं, इसलिए tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कोस थीटा से। Q की जगह मैंने P लिख दिया। ये लो, सबको मैं P कर देता हूं, P प्लस P कोस थीटा। P साइन थीटा, P को आपने कॉमन ले लिया है नीचे से, तो 1 प्लस कोस थीटा। P से P को कैंसिल आउट कीजिए। अब आपकी जो इक्वेशन बची हुई है वो है tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब मुझे इसी इक्वेशन को आगे क्या करना है, मॉडिफाइड करना है। देखिएगा क्या किस तरह से मॉडिफाइड होती है। ये डेरिवेशन या ये फॉर्मूला अपन को अपनी जो बुक है उसके अनसोल्ड क्वेश्चनों को सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इसके बगैर उन क्वेश्चनों को हल कर पाना संभव अपने लिए नहीं होगा। इसलिए ये अपने लिए एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन के रूप में आ रही है। तो देखिए भाई, उससे आगे के स्टेप्स को मैं देख रहा हूं। tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गई है। ध्यान दीजिए, मैं फिर यहां इसे फिर आगे किस तरह से बढ़ा रहा हूं। मैं केवल साइन थीटा है, साइन थीटा है, तो इस साइन थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। बिल्कुल, ये भी साइन थीटा का ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे, एक फॉर्मूला है आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्या कहा मैंने, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्टेप बन जाएगी मेरे पास, अपॉन में ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है भाई। याद रखना कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 भी उसे लिखा जा सकता है।
फिर याद करो 1 प्लस कोस थीटा आ रहा है मेरे पास, और 1 प्लस कोस थीटा का भी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ऐसा है तो देखो भाई 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, सॉरी ये tan अल्फा है, तो यहां मेरे पास ये हो गया है tan अल्फा इज इक्वल टू, फिर गौर कीजिए एक कोस से कोस कैंसिल और हो गया, तो ये रह गया है साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बायो वाले मैथ वाले तो इसको जानते हैं कि साइन थीटा को अपन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा साइन अपॉन में कोस, ये बन गया है मेरे पास tan थीटा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। अगर ऐसा है तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा बाई 2। ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट और मेरे पास आ गया। महत्वपूर्ण रिजल्ट ये इस तरह से है कि जब समान परिमाण के दो सदिशों का अपन योग कर रहे हैं, उनका संकलन कर रहे हैं, उनका संयोजन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में परिणामी सदिश की जो दिशा है दोनों के कोण की क्या होगी, हाफ हो जाएगी। अगर वो 60 डिग्री है तो 30 डिग्री, 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगी, 15 डिग्री। यहां अपन ने सदिशों के संयोजन का गणितीय जो विधि थी वो अपन ने इसकी पूर्ण कर ली है। अब इसमें साथ साथ ही अपन गणितीय विधि जो जान लेते हैं, सदिशों के व्यवकलन की गणितीय विधि को और अपन समझते हैं। तो देखो सदिशों के संयोजन का व्यवकलन अपन पढ़ चुके हैं, परंतु वो कौन सी विधि पढ़ी है अपन ने, ग्राफी विधि। और यहां अब अपन पढ़ रहे हैं इसकी गणितीय विधि को, तो अपन यूं कह सकते हैं सदिशों का व्यवकलन। हेडिंग तो फिर से वही है लेकिन विधि का नाम बदल गया है, सदिशों का व्यवकलन, यानी इसे अपन कह सकते हैं अंतर या घटाना। और इसमें जिस विधि को अपन पढ़ेंगे सदिशों के अंतर या घटाने में, वो विधि अपन पढ़ रहे हैं इसकी गणितीय विधि। उस गणितीय विधि का अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अध्ययन कर रहे हैं। देखिएगा ये जैसे सदिश p वेक्टर था, इसके अंदर मुझे किसी सदिश ये q वेक्टर को जोड़ना था। अगर मुझे इसमें से p में से q को घटाना है तो मैं क्या करूंगा, इसे विपरीत माइनस में ले लो भाई, ये लो माइनस q वेक्टर, ये इसको एक तरह से विपरीत जोड़ देना ही क्या है, घटाना है। ये इसका परिणामी सदिश बन जाएगा, ये r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर माइनस q वेक्टर। अब आप एक चीज गौर कीजिएगा, गौर ये कीजिएगा, अगर मैं इसको यूं आगे बढ़ाता हूं तो गौर कीजिए सदिश p वेक्टर यह है, q वेक्टर यह है, इनके मध्य का ये कोण क्या है, थीटा है। तो आप बताएंगे कि p वेक्टर और माइनस q वेक्टर के मध्य का कोण कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। बिल्कुल, भाई ये किसी तल का ये कोण पूरा 180 डिग्री होता है, इसके अंदर से ये कोण थीटा है। अगर ये कोण यहां थीटा है तो ये कोण क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा ही तो बनेगा। बस अपना काम हो गया। अगर ये पता चल गया कि एंगल क्या है तो अपने लिए डेरिवेशन क्या हो गई, बहुत आसान हो गई, छोटी सी डेरिवेशन बन गई है। यानी मुझे थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा, यानी पी और क्यू के मध्य का जो कोण है घटाने की क्रिया के अंदर 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर उसी फॉर्मूले का उपयोग करूंगा जो मैंने योग के लिए काम में लिया था, क्योंकि उसी का विपरीत है। तो देखो कैपिटल R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा से, ये अपने पास एंगल था। अगर इस फॉर्मूले से देखता हूं तो देखो
दोनों के बीच का कोण क्या लिया जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये लिखा जाएगा 180 माइनस थीटा। फिर वही बात ट्रिग्नोमेट्री की ध्यान रखनी है, चूंकि कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा, इसलिए कैपिटल आर इज इक्वल टू इक्वेशन बन जाएगी रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस हो गया है तो माइनस 2pq कोस थीटा। ये लो भाई, सदिशों के व्यवकलन में यानी कि सदिशों के घटाने में परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला ये काम में आएगा, r इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कोस थीटा। और अगर मैं अल्फा की गणना करना चाहूं तो देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा था, तो साइन थीटा का मान जो मैं रखूंगा वो क्या रखा जाएगा भाई, एक थीटा की जगह क्या रखूंगा मैं इसमें 180 माइनस थीटा, ये लो। फिर नीचे क्या था, p प्लस क्यू कोस, और थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रखेंगे। फिर वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, चूंकि साइन 180 माइनस थीटा ये तो होता है साइन थीटा, और कोस 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस कोस थीटा। अगर ऐसा है तो देखिए भाई tan अल्फा इज इक्वल टू ये बन गया है भाई क्यू साइन थीटा अपॉन में p माइनस क्यू कोस थीटा, ये लो। तो सदिशों के संयोजन और व्यवकलन दोनों में अपन ने परिणामी सदिश के परिमाण और उसकी जो दिशा है उसके अपन ने फॉर्मूले क्या है ज्ञात कर लिए हैं। फॉर्मूले अपने पास ज्ञात हो गए हैं, डेरिवेशंस अपन ने कर ली है। अब इसके बाद अपन सवाल करने से पहले अपन पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन दो अक्षों के लिए भी है और त्रिविमीय यानी द्विविमीय और त्रिविमीय दोनों ही अपनी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन अपनी बुक में केवल हेडिंग सिंपल सी ये दे रखी है सदिशों का वियोजन, यानी कि उसमें दोनों ही वियोजन आ गए हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय। दोनों वियोजनों को पढ़ने के पश्चात सदिश संयोजन का गणितीय विश्लेषण विधि और पढ़ने के बाद फिर अपन इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। और ये डेरिवेशंस ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। ध्यान रखना, अपन गणितीय विधि अपन इसकी पढ़ चुके हैं, व्यवकलन का मतलब अंतर या घटाना, गणितीय विधि अपन ने पढ़ ली है, ग्राफी विधि भी अपन ने इसकी पढ़ ली है संयोजन की। अब अपन को विश्लेषणात्मक विधि और पढ़नी बाकी है, लेकिन उसे अपनी बुक के अंदर अपनी बुक में उसको दिया हुआ है सदिशों के वियोजन के बाद, तो अपन भी उसे सदिशों के वियोजन के बाद ही उसे पढ़ेंगे, ताकि बुक वाला जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो अपने लिए बना रहे।